हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं 100 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 100 बेस्ट क्वेश्चन IBPS A4 के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। देखो प्रीवियस दो वीडियोस आप देखोगे 60 बेस्ट क्वेश्चंस के। हाँ, उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सब कर लेना। बहुत सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि विजय सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वहाँ भी कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अभी तक बुक्स तो कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, बुक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, जो भी नोट्स से पढ़ रहे होंगे वो नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। हाँ, तो अभी ना बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस को टचअप करो, टॉपिक्स वाइज स्टडी करो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब स्टडी करो और आगे बढ़ते चलो। हाँ, तो जो क्वेश्चंस करोगे ना, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट टॉपिक से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 60 बेस्ट क्वेश्चंस। अभी ये जो है वो इसमें 100 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 60 बेस्ट क्वेश्चंस के दो वीडियोस बने हुए हैं। प्रीवियस दो वीडियोस ज़रूर देख लेना। सारे छठे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वही है उन सब में, है ना। चलिए ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्जेलेट पॉइजनिंग होता है। ठीक है, ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, ये देखो कैटल में पाया जाता है। ऑक्जेलेट पॉइजनिंग किसके कारण होता है? तो कैल्शियम CaCO3 के चलते। हाँ, क्या होता है? ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, इसको ध्यान में रखना है। फिर है एक पैराकेराटोसिस जो है वो किस डिफिशेंसी में होता है? तो पैराकेराटोसिस जो है ये आपको, ये डिजीज़ जो है ये होता है ड्यू टू जिंक डिफिशिएंसी। अगर जिंक की डिफिशिएंसी हो जाती है तो होता है पैराकेराटोसिस। ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, पैराकेराटोसिस, पेरोसिस देखो पोल्ट्रीज में होता है। मैंगनीज डिफिशिएंसी, MN। ठीक है, कंफ्यूज करेगा मैग्नीज और मैंगनीज में, तो ध्यान में रखना है मैग्नीज नहीं होगा, MN है, मैंगनीज डिफिशिएंसी। ऐसे करके क्वेश्चंस को देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उनको ज़रूर देख लेना, जैसे ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, पेरोसिस, पैराकेराटोसिस, ऐसे क्वेश्चंस आपका 20-25 होंगे। इन सबको अच्छे से देखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो मिल्क से एक क्वेश्चन है कि लिपिड जो है मिल्क का वो कैसा होता है? तो वो एक लेसिथिन होता है। लिपिड ऑफ मिल्क क्या होता है? लेसिथिन। ठीक है, ओके। साइलेज जो क्रॉप्स होता है, जो साइलेज मेकिंग के लिए यूज़ होता है, साइलेज इज़ यूज फॉर कैटल्स, बफेलोज एंड डिफरेंट एनिमल्स, उनको फीडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो साइलेज के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सा है? तो साइलेज के लिए बेस्ट क्रॉप जो है वो है मेज। ठीक है, फिर एक होता है क्रेजी चिक डिजीज। ठीक है, क्रेजी चिक डिजीज काफ़ी अनूठा सा नाम है, क्रेजी चिक डिजीज। ये डिफिशियंसी किस विटामिन के डिफिशियंसी से? ठीक है, क्रेजी चिक डिजीज ये क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन E। ओके, एक होता है डेगनाला एल्कली डिजीज। देख रहे हो कैसा कैसा नाम है? डेगनाला एल्कली डिजीज, ये होता है टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम के कारण। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, देखो यहाँ पे आपको 5-6-7 क्वेश्चंस करवाया, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, पैराकेराटोसिस हो गया, पेरोसिस हो गया, क्रेजी चिक, डेगनाला, ब्रूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये कैटल डिजीज़ है। ठीक है, कैटल में होता है। और ये ना, ये जो जैसे अबॉर्शंस हो जाते हैं, जैसे जो बच्चा पैदा होना रहता है ना, तो ब्रूसेलस डिजीज़ होने के कारण ना वो बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते, या तो वो बहुत वीक होते हैं, या तो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, या तो अबॉर्शन हो जाता है, पेट में ही बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो मिल्क से अगर हम कर्ड बना रहे हैं, देखो मिल्क के रिलेटेड क्वेश्चन, मिल्क का एक, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाओगे ना तो मिल्क का एक वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें ना टॉप 40-50 सारे क्वेश्चंस हुए हैं। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस को कर लेना, क्योंकि मिल्क से क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि हर साल क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो मिल्क को कर्ड कौन सा डिजीज़ बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कौन सा बैक्टीरिया चेंज करता है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। ठीक है, देखो काफ के मीट, हम लोग ये जानते हैं कि कैटल के मीट्स को क्या बोलते हैं? कैटल्स के मीट को बीफ बोलते हैं, है ना, BWF, बीफ बोलते हैं। मगर अगर हम लोग काफ के मीट को क्या बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। काफ के मीट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं व्हील। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्हील, ध्यान में रखना। ओके, एक मिनट, ओके। काफ के मीट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्हील। ठीक है, ओके। हाउ टू डिटरमाइन अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल? देखो सॉइल में नाइट्रोजन है, हाँ, वो हमें पता है, पर कितना सॉइल में नाइट्रोजन है उसके लिए कोई मेथड होगा। हाँ, सॉइल में नाइट्रोजन नापने के लिए कोई मेथड होगा, तो उसका नाम क्या है? एल्कलीन परमैंगनेट मेथड। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन है, एज वी नो सॉइल में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन होगा ही, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, पर कितना है ना। तो वो किससे हम लोग नापते हैं? एल्कलीन परमैंगनेट मेथड से। ठीक है, बायरेट कंटेंट
ठीक है, बायरूएट कंटेंट जो होता है वो यूरिया में 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियल शुड बी लेस देन 1.5%। 1.5% से कम है बायरूएट कंटेंट यूरिया का तो इट्स गुड फॉर सॉइल, ठीक है, ऐसा कुछ करके आपको याद रखना है। फिर होता है नाइट्रोजन लॉस। नाइट्रोजन लॉस बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अभी मैंने देखा कि 2-3-4 सालों से नहीं देखने को मिला है, पर ये बहुत हॉट टॉपिक है इस साल के लिए। देखो नाइट्रोजन लॉस जो है ना वो सॉइल में होता है, ठीक है। अब सॉइल में नाइट्रोजन लॉस जो है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए वोलेटाइलाइजेशन, डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉस, 3 प्रकार का नाइट्रोजन लॉस हमें सॉइल में देखा जाता है, ठीक है। अगर पीएच, जैसे ये जो सॉइल है वो बेसिक है, ठीक है, पीएच 8 है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वोलेटाइलाइजेशन मेथड से लॉस होगा, ठीक है। मतलब अगर सॉइल जो है वो बेसिक है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, पीएच 8 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉइल लॉस कैसे होगा, इन फॉर्म ऑफ वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है। तो सॉइल जो है किस फॉर्म में लॉस होता है, NH3 फॉर्म में लॉस होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल से अगर नाइट्रोजन लॉस होता है तो वो इस मेथड से होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, इस मेथड से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। 60% ऑफ नाइट्रोजन लॉस इन इंडिया ड्यू टू वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में जो है वो गैसेस फॉर्म में लॉस होता है। अगर एग्जाम में पूछे ना गैसेस फॉर्म में लॉस कैसे होता है तो हम लोग बात करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चेंज होता है, NO3+ जो है ना वो NO2+ में, NO2 नेगेटिव में चेंज होता है बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से चेंज होता है ये चेंजिंग, कौन से बैक्टीरिया से देखा जाता है, स्यूडोमोनास और बैसिलस, ये 2 बैक्टीरिया से देखा जाता है आपको डिनाइट्रिफिकेशन में चेंजेस, ठीक है। देखो वोलेटाइलाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ NH3 लॉस हो रहा है, और डिनाइट्रिफिकेशन में आप देखो NO2 नेगेटिव के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है। एक और लीचिंग लॉस होता है। देखो वोलेटाइजेशन हम लोग को पता है, वोलेटाइजेशन में क्या है हम लोगों को समझ आ रहा है कि दिस इज फॉर बेसिक अगर आपका सॉइल है तो, ठीक है, NH3 के लॉस में हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन से हम लोगों को क्या समझ आ रहा है, गैसेस फॉर्म में लॉस हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, NO2- नेगेटिव फॉर्म में। और ये जो डिफरेंसेस हैं वो किससे आ रहा है, बैक्टीरिया से, स्यूडोमोनास से, बैसिलस से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लीचिंग लॉस। अगर लीचिंग लॉस की बात करें ना, ये एक फॉर्म ऑफ ह्यूमिड एरिया में लॉसेस होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर के फॉर्म में ह्यूमिड एरियाज में लॉस होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ के रखना है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यूबर्टी के, शिप्स के प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं। तो अगर शिप्स के प्यूबर्टी की बात करें ना तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 9 से 14 मंथ में शिप का प्यूबर्टी आ जाता है। ये मैंने क्या किया, वेट, हाँ 1 मिनट, इसका ही कलर चेंज करते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा से आपको दिमाग में घुसेगा। हाँ शिप के प्यूबर्टी देखो 9 से 14 मंथ, 9 से 14 मंथ में शिप का प्यूबर्टी आ जाता है। शिप में ऐसा एज आ जाता है जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो जवान हो जाते हैं जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो एक काइंड ऑफ उनके मीट का आप यूज़ कर सकते हो, आपके मीट पर्पस के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। अगर वही गोट की बात करें तो प्यूबर्टी जल्दी आता है, देखो 8 से 10 मंथ में ही प्यूबर्टी आता है, और शीप में 9 से 14 मंथ में। ओके, बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का फर्मेंटेशन के लिए हमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखना। फैट्स के लिए सुडोमिनस फ्रैजी, एफ से फैट्स हो गया, एफ से फ्रेजाई हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कैसे याद रखना है, यहाँ पे याद रखने की चीज़ है, प्रोटीन है तो प्रोटीन से सबटिलिटिस, ठीक है, सबटिलिस करके याद करना। फैट्स, एफ फॉर फैट्स, एफ फॉर फ्रैजी, हमको नहीं लगता इसको आपको इशू होने वाला है अभी। प्रोटीन का हम लोगों को सबटिलिटिस, फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग क्या याद करेंगे, लैक्टिस करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज इन कैटल विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्लीनिक फीवर। एक स्प्लीनिक फीवर करके आता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, किस में होता है, कैटल में होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज एंथ्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं येलो कलर ऑफ एग यॉल्क। एग यॉल्क जो येलो कलर का होता है, क्यों होता है, इट्स ऑलवेज ड्यू टू ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की वजह से एक एग होता है, उसके बीच में जो यॉल्क होता है
बीच में जो पीला पीला होता है उसको यॉल्क बोलते हैं, वो येलो कलर का होता है, पता ही है आपको, तो वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। अब सन की बात करते हैं। हाँ, रेडिएशन रेंज इन सन से क्वेश्चन 17, 18, 90s में क्वेश्चन आते थे, अभी देख रहे होगे नहीं दिख रहा होगा पर कर लो, ठीक है। क्या होता है ना कि बीच में भुलाने के लिए वो सब टॉपिक्स नहीं देते, अब हो सकता है कि आपको अभी से फिर से देने लगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि सन के बारे में। तो सन में पहले देखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज कितना होता है, 8%, विजिबल रेडिएशन होता है 46% और इंफ्रारेड जो होता है वो 46%। देखो 0.4 से 0.7 के बीच में जो रेडिएशन होता है विजिबल होता है, 0.4 से जो कम हो रहा है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, 0.7 से जो ज़्यादा हो रहा है ना वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है। अब ये रेडिएशन मेज़र कैसे करते हैं, ये तो भाई हम लोग समझ गए, 0.4 बता दिया आपने, 0.7 बता दिया, पर इनको हम लोग मेज़र कैसे कर रहे हैं, मेज़र हम लोग कर रहे हैं पायरोमीटर से, ठीक है। ओके, नहीं, मेज़र कैसे कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट कलेक्शन मेथड से। कलेक्शन मेथड कौन कौन सा है, बाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फिर एक है फोकसिंग कलेक्टर, एक होता है फ्लैट प्लेट, उसको ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं और सन का जो सूर्य का रोशनी होता है ना वो ऐसे करके इस पे आता है, ठीक है। फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट है इसलिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर बोलते हैं। ये यूज़ बेसिकली हम लोग 40 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर रहता है और इसको हम लोगों को कलेक्ट करना रहता है तो हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। और अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो हम लोग फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर यूज़ करते हैं। और फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है वो तो अलग ही हो गया, ये तो आपको सोलर सेल होता है, आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे गाँव में शहर में सोलर सेल का बहुत यूज़ होता है। सोलर सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़ने को है वो है कि सोलर सेल इज़ मेड अप ऑफ सिलिकन, सिलिकन का यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, A4 में नहीं देखा है हमने मगर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में आता है बहुत, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर देख लिया, फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर देख लिया, ओके। नेक्स्ट है एक मीटर है जैसे पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या यूज़ में आता है, इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ आता है पायरोमीटर। और पायर हेलियोमीटर किस यूज़ में आता है, बीम रेडिएशन को मेज़र करने में, ठीक है। पायरोमीटर, पायर हेलियोमीटर, दोनों को देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर। सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर अगर हम लोग को कोई डिवाइस से मेज़र करना है तो वो हम लोगों को डिवाइस, सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर क्या है, एक डिवाइस होता है सॉइल कंटेंट ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए या सैलाइन सॉइल को एक पोर्टेबल वाटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। एक होता है वो होता है सोलर स्टिल। सोलर स्टिल क्या करता है, सोलर स्टिल करता है अगर वाटर सैलाइन है मतलब खारा पानी है तो उसको नॉर्मल पीने वाला पोर्टेबल वाटर को क्या होता है, नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं ना पीने वाले पानी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को हम लोग सोलर स्टिल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट कंटेंट कितना कितना होता है। अगर 500 ppm से कम है सॉल्ट तो उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। 30,000 से 40,000 ppm के अंदर सॉल्ट है तो उसको हम लोग सी वाटर, देखो सी वाटर में कितना ज़्यादा होता है 30,000 ppm से 40,000 ppm। और फिर अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो है 2,000 ppm से 3,000 ppm के अंदर अगर रहता है तो वो ग्राउंड वाटर होता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि पोर्टेबल वाटर में कितना सॉल्ट रहता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 500 ppm से अंदर रहता है। ग्राउंड वाटर के बारे में बोले तो वो 2,000 3,000 के अंदर रहता है। पर सी वाटर की बात करें तो वो 30,000 से 40,000 ppm तक में रहता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कमांड एरिया। ये क्वेश्चन A4 में पहले आता था 16-15 में, आप देखा होगा, तो अभी भी हम लोग चलो देख लेते हैं। कमांड एरिया में क्या है कि ट्रैक्टर का कितना कमांड एरिया रहता है। तो एक ट्रैक्टर जो है उनका मोस्ट प्रोबेबली कमांड एरिया 15 हेक्टेयर तक रहता है। वहीं पे पावर टिलर की बात करें तो वो 5 हेक्टेयर रहता है। और अगर वन पेयर ऑफ ड्रॉट एनिमल की बात करें, जो एनिमल्स होते हैं जो पहले यूज़ करते थे, अब बेसिकली आप बहुत कम जगह देखोगे अपने देश में कि एनिमल यूज़ कर रहे हैं किसी भी वर्क के लिए, किसी भी एग्रीकल्चरल वर्क के लिए एनिमल्स यूज़ करें, वो बहुत कम होता है। तो उसका होता था 2 हेक्टेयर एरिया, ठीक है। एवरेज पेयर बुलक का जो होता है, जैसे वन पेयर जो होता है ना, वन पेयर मतलब 2 बुलक का बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक पेयर जो 2 बुलक है उसका 1 HP के बराबर माना जाता है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। ओके,
अब हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ क्रॉप्स की देख लेते हैं। जैसे बनानास हुआ, तो बनानास का जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है? बनाना का प्रोपगेशन शॉर्ट सकर से होता है। ये बहुत डिफरेंट सा चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक और प्रोपगेशन मेथड है पीपर्स। पीपर्स क्या बोलते हैं? कट राइजोम्स मेथड, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट सा मेथड है और बहुत 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 मतलब अलग सा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट सकर्स और पीपर्स पूछ सकता है, पीपर्स किसका प्रोपेगेशन मेथड है, तो आपको बताना होगा ये बनाना का है, ठीक है। और ये जो बनाना है ना, ये प्रोपगेट होता है मोस्टली ट्राइप्लॉइड नेचर में, ठीक है। ये भी आपको याद बनने वाली चीज़ है, ना कि मोनोप्लॉइड ना कि डाइप्लॉइड, इट्स अ ट्राइप्लॉइड नेचर में कल्टीवेशन होता है। अगर हम लोग बात करें और भी बनाना के इंपॉर्टेंट, तो स्टोरेज देखो 13 डिग्री सेल्सियस, और स्टोरेज के लिए ह्यूमिडिटी कितना चाहिए? 85 से 95% तक ह्यूमिडिटी चाहिए। और टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर बेसिकली 13 डिग्री। ज़्यादा होता है तो उसमें फ्रॉस्ट लग जाता है, उसको ठंडा मार देता है और एरियाज जो होते हैं बनानास ख़राब होने लगते हैं, और बहुत कम होने पे वो गलने लगते हैं, सिंपल है। तो एक कंजीनियल जो बहुत अच्छा एक टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एचडीपी प्लांटेशन। एचडीपी प्लांटेशन कितना कितना में होता है? इसका जो स्पेसिंग देख लो, स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचडीपी प्लांटेशन। वो है 1.2 से 1.2 मीटर इंटू 1.5 से 1.5 मीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पपाया। पपाया का एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि इट्स नॉट ए मोनोगैमस, इट्स ए पॉलीगैमस प्लांट, ठीक है। पपाया में एक चीज़ हम लोग मिलता है, उसका नाम है कैपरीन। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं ना, एग्ज़ाम्स में वही पूछे जा रहे हैं आजकल, हाँ। तो ये जो कैपरीन है वो पपाया से ऑब्टेन्ड होता है, और ये यूज़ होता है क्यों? डाययूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट में। हार्ट डिजीज़ मतलब ये मेडिकल यूज़ में आ जाता है, डाययूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट के यूज़ में। हार्ट अगर पंपिंग कम कर रहा है, हार्ट बहुत वीक हो रहा है, वो धड़कना कम कर रहा है, तो उसमें ना एक कैपरीन नामक एक पदार्थ होता है जो पपाया से निकलता है, और उसको यूटिलाइज़ करता है डिफरेंट टेक्निक से, और उसको ना डिफरेंट वे से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं इफ़ समवन इज़ अ हार्ट पेशेंट और समथिंग, ठीक है। ओके, मोस्ट सीरियस डिजीज़, अगर पपाया में कोई भी एक सीरियस डिजीज़ है जिसके कारण पपाया का प्रोडक्टिविटी लेस होता है, उसका नाम है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। पपाया में एक और चीज़ है, पूसा नन्हा एक वैरायटी है, एग्ज़ाम में 2 साल पहले आया था। ये एक आपको एसडीपी वैरायटी भी है, ये एक म्यूटेंट वैरायटी भी है, ये एक पॉट गार्डन वैरायटी भी है, ये तीनों है। तो पूसा नन्हा इज़ वन ऑफ द स्टार ऑफ पपाया। पपाया फैमिली में स्टार है पूसा नन्हा। और इसका देखो एसडीपी प्लांटेशन का आप ये देख सकते हो कि इसमें स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग देख लो 1.25 से 1.25 मीटर स्क्वायर। और प्लांट पॉपुलेशन जो है वो है होता है 6000 प्लांट पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन 2016 के पहले क्वेश्चन में आता था, उसके बाद अभी नहीं देखा गया, बट इट्स बिट इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर हम लोग बात करेंगे डेली रिक्वायरमेंट्स की। डेली रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है? पर डे पर कैपिटा कितना रिक्वायरमेंट्स है सीरियल्स के, पल्सेस के, फ्रूट्स के, ऐसे कर करके। ये क्वेश्चन 2020 में आपको देखा गया था, 2021 या 2020 में देखा गया था कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे। सीरियल्स में आप देखोगे तो 475 ग्राम डेली रिकमेंडेशन है, पल्सेस में आपको 80 ग्राम्स है, फ्रूट्स में 92 ग्राम्स है, वेजिटेबल्स में 300 ग्राम्स है, मिल्क में 240 ग्राम है, और शुगर में 40 ग्राम है। ये डिफरेंटली बहुत लोग आईसीएमआर भी रिकमेंड करते हैं, और दूसरे संस्था जो है अपने देश के हर लोग रिकमेंड करते हैं। तो इट्स बेसिकली एग्जाम्स में जो पूछा था वो आईसीएमआर का रिकमेंडेशन पूछा था। नेक्स्ट है आईआईवीआर। आईआईवीआर क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी में है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने बता दिया, बहुतों को मालूम भी होगा। नेक्स्ट है एनएचपी। एनएचपी क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज़ इन गुड़गांव। उसके बाद एक बॉल्टिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बॉल्टिंग एक प्रोसेस होता है जो कि बॉल्टिंग अनियन और कैबेज में पाया जाता है। हाँ, बॉल्टिंग होता क्या है? इट्स ए इमरजेंस ऑफ सीड स्टाल्क। सीड स्टाल्क का इमरजेंस फॉर्मेशन के पहले ही, प्रायर ऑफ देयर फॉर्मेशन टाइम। मान लो उनका टाइम था कि 16 दिसंबर को सीड स्टाल्क निकलना है, पर वो सीड स्टाल्क निकल गया आपको 2 दिसंबर को, तो उसके डेट से बहुत पहले निकल गया सीड स्टाल्क। तो ऐसे वाले प्रोसेस को बॉल्टिंग बोलते हैं। तो बॉल्टिंग जो होता है, इट्स अ इमरजेंस ऑफ सीड स्टाल्क प्रायर टू देयर टाइम ऑफ फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन के टाइम से पहले ही, ठीक है। देखो बॉल्टिंग एक बहुत यूनिक प्रोसेस हो जाता है अनियन और कैबेज के लिए, क्योंकि अनियन जो होता है वो कोल्ड टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर जितना होना चाहिए, मान लो उस समय टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से अनियन में बॉल्टिंग होता है। वहीं कैबेज में हॉट टेम्परेचर की वजह से अनियन में बॉल्टिंग होता है। तो कैबेज और अनियन ये काफ़ी यूनिक सा हो जाता है और
काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, क्योंकि ये अनियन में हम लोग बात करेंगे तो वो कोल्ड टेम्परेचर के कारण बॉल्टिंग होता है, और अगर हम लोग कैबेज की बात करेंगे तो वो हॉट टेम्परेचर में बॉल्टिंग होता है। फिर हम लोग एक बात करेंगे बेल के बारे में। बेल जो एक फ्रूट है वो जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 है, ठीक है। विटामिन B2 हो सकता है विटामिन B2 लिख के आपको दे दे एग्जाम में, नहीं तो आपको एग्जाम में दे दे राइबोफ्लाविन के नाम पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। यहाँ से क्वेश्चन भाई हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी छोड़ना मत, ठीक है। देखो इसमें ना याद करने का कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, वो लगाना तो आपको याद हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको नॉन न्यूट्रिएंट्स आता है, ठीक है। बेसिक कौन कौन सा, CHO, प्राइमरी NPK, और सेकेंडरी CAMAGS, CAMGS, ठीक है। CA क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। सोडियम नहीं होता है, ये सल्फर होता है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो इनको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी कि प्राइमरी कौन सा है, बेसिक कौन सा है CHO, प्राइमरी कौन सा है NPK, और सेकेंडरी कौन सा है, ठीक है। और यह माइक्रो न्यूट्रिएंट देखो, FECUMNZN, कल, इसको आपको बहुत अलग अलग ढंग से याद रख सकते हो। देखो माइक्रो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन 2-3 बार मैंने देखा है, इसलिए इसको याद रखना। मन जन बो कल, ऐसे करके आप याद रखना, किसी भी एक पैटर्न में बना के इसको याद रखना। इमोबाइल जो होता है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होता है, वो है कैल्शियम और बोरोन। एनर्जी एक्सचेंज किससे किससे होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है HNO। नॉन मेटल न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बोरोन। बेनिफिशियल देखो, कोविसीना, ऐसे करके याद रखते हो, कोविसीना, ठीक है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या होना है, कोविसीना, ठीक है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कोविसीना, ओके। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, फंक्शनल टोटल 20 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फंक्शनल में एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल को ऐड किया जाता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 16 है, ठीक है, और बेनिफिशियल 4 है। बेनिफिशियल हमने अभी किया, क्या क्या है, कोविसीना, बेनिफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस को। देखो फॉस्फोरस सॉइल्स में डिफरेंट वे में पाया जाता है। जैसे एसिडिक सॉइल है ना, तो फॉस्फोरस इस फॉर्म में पाया जाएगा, H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। और अगर बेसिक सॉइल है ना, तो उसमें इस फॉर्म में पाया जाएगा, PO4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस का फॉर्म एसिडिक में बेसिक में डिफरेंट होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स की, ठीक है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स की बात करें तो उसमें देखो 3 तरह के होते हैं। एक तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स होते हैं, एक एसोसिएटिव, वो एसोसिएटेड रहते हैं, और एक होता है सिम्बायोटिक, ठीक है, वो सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं, सिम्बायोसिस फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम लोग फ्री लिविंग की बात करें तो फ्री लिविंग में 2 तरह का होता है, एक एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, एक होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर है, एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। एसोसिएटिव एक ही रहता है, इसलिए ये पढ़ना, ये याद करना इजी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसका नाम है एजोस्पाइरिलियम। और सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक में 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉड्यूल फॉर्म करते हैं, एक नॉड्यूल नहीं फॉर्म करते हैं। नॉड्यूल जो फॉर्म करते हैं वो राइजोबियम और एक्सिनोमेटीज होता है, और नॉन नॉड्यूल जो नॉड्यूल नहीं फॉर्म करते हैं वो एनाबेना अजोला होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइजोबियम, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्ट्रेन्स के बहुत बायो स्ट्रेन्स बनते हैं, हाँ। तो उसमें आपको राइजोबियम मेलेलोटीज होता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई होता है, राइजोबियम लेग्यूमेनोसोरम होता है, फसियोली होता है, राइजोबियम जैपोनियम होता है, ठीक है। तो मेलियोलोटी में क्या है, मेडिकोगा और ट्राइगोनेला होता है। ट्राइफोलाई बहुत ईजी है, ट्राइफोलियम होता है, बरसीम जिसको बोलते हैं। लेग्यूमिनोसोरम में लेग्यूम लगा हुआ है, तो देखो पी और लेंथिल जो कि लेग्यूम क्रॉप्स हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फसियोली में फसियोलस आप बना दोगे। जैपोनिकम सोयाबीन और ग्राउंडनट, ये आपको याद करना है। देखो सोयाबीन और ग्राउंडनट ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जैपोनिकम से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा डिफरेंट नाम है। मेलेलोटी को आपको याद करना पड़ेगा, मेडिकोगा एंड ट्राइगोनेला, और बाकी सब आपका उसी से हो जाएगा क्योंकि वो इसका रूट वर्ड ही है। ट्राइफोलाई देखो, ट्राइफोलियम, लेग्यूम,
चलो हो जाएगा फसियोली, फसियोलस, ठीक है, ये सब रूट वर्ड्स है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएच रिक्वायर्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का। एक प्रॉपर ग्रोथ अगर हमको चाहिए तो कितना पीएच के बीच में बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रोथ कर पाता है। तो देखो 6.5 से 8 पीएच के बीच में बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रोथ कर पाता है। और ये जो फंजाई है ना, फंजाई को पूरा एसिडिक मीडियम चाहिए भाई। तो फंजाई को देखो ग्रोथ कितना में कर रहा है, 4.5 से 6.5 पीएच में। नेक्स्ट हम लोग बात करें एमाइड फर्टिलाइजर। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है 2022-2023 जो भी एग्जाम अभी लास्ट हुआ था। एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है? देखो ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर हम लोग बात करें ना तो एमाइड फर्टिलाइजर यूरिया है, और यही क्वेश्चन आया था, यूरिया इसे अमाइड फर्टिलाइजर। और यूरिया का देखो नाम डिफरेंट है। हाँ, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आता आप तुरंत बता देते हैं, साइना एमाइड लास्ट में लगा हुआ है, हाँ तो एमाइड ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन यहीं से देता है। देखो यूरिया इज डिफरेंट नेम, तो एमाइड फर्टिलाइजर से कोई रिलेशन नहीं है इसके नाम से, इसलिए आपको पूछ दिया था। तो इसका देखो यूरिया में क्या है ना, 46% नाइट्रोजन रहता है, आई थिंक सब जानते होंगे। और कैल्शियम साइना अमाइड में नाइट्रोजन रहता है 21%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिनसीड्स। लिनसीड्स में देखो ऑयल कितना रहता है। लिनसीड्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, लिनन फैब्रिक बोलते हैं। आप जब कपड़े जाओगे ना तो बोलेंगे वो लिनन का कपड़ा है। तो लिनन का कपड़ा मतलब पता है क्या होता है, वो लिनसीड्स का कपड़ा, बहुत महंगा बिकता है लिनसीड फाइबर्स, ठीक है। तो ऑयल अगर हम लोग बात करें तो ऑयल होता है 33 से 47%। मेजर ग्रोइंग स्टेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है, तो वो मध्य प्रदेश में, और लिनन फाइबर जो है वो लिनसीड से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तिल के बारे में। तिल के बारे में। तिल को जो होता है वो क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स भी बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप्स है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना हाईएस्ट, मतलब भाई तिल इतना इंपॉर्टेंट है, तिल से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाईएस्ट ऑयल कंटेंट कोई भी ऑयल सीड में है तो वो तिल में है, सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट। और ये ऑयल जो है ना, इसमें लिनोलिक एसिड्स भी पाया जाता है 37 से 47%। क्वेश्चंस का भंडार है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो तिल में क्या है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स है, ओल्डेस्ट ऑयल सीड्स क्रॉप है, हाईएस्ट ऑयल कंटेंट है, और लिनोलिक एसिड 37 से 47% पाया जाता है। और तिल जो है इसमें डेहिसेंस प्रोसेस भी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैब डिजीज़। ये स्कैब डिजीज़ किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्कैब डिजीज़ किससे रिलेटेड है, तो भाई स्कैब डिजीज़ पोटैटो से रिलेटेड है। और देखो पोटैटो से 10 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको। पोटैटो में एक टीपीएस टेक्निक्स होता है जो रामानुजम ने डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीड रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि 100 से 150 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर आपको चाहिए, ठीक है, पोटैटो। अब पोटैटो का ग्रोइंग पीएच कितना चाहिए मुझे, तो 5.5 से 6.5, मतलब एसिडिक पीएच हमको पोटैटो को ग्रो करने के लिए चाहिए। और इसका ट्यूबर ग्रोथ कितने में होता है, देखो 17 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस में ट्यूबर ग्रोथ, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ट्यूबर ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। अब पोटैटो का बात है कि रिचेस्ट सोर्स होता है फरीना स्टार्च, फरीना एक स्टार्च होता है, और विटामिन B1 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं पे आपको 10-12 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको करते जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूट। जूट में क्या है ना कि जूट में एक रेटिंग प्रोसेस होता है, रेटिंग ऑफ जूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिबनिंग ऑफ जूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिंग जो होता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड में जूट में रेटिंग होता है। और जूट का वन बेल जो होता है ना, जैसे जूट का ना अलग प्रोसेस होता है उसको नापने का, तो 180 kg का को बोलते हैं जूट का वन बेल। वहीं पे कॉटन में जो है ना 170 kg का वन बेल बोलते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, और इसीलिए मैं आपको दिखा दिया, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए कि जूट में 180 kg होता है वन बेल, 180 kg, और यहाँ बेल में 170 kg, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि 100 से 120 क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, ठीक है, इन ओनली 28-30 मिनट्स। तो मेरे साथ जुड़े रहो, साथ में रिवीजन करते 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 हर क्वेश्चन एग्जाम के पहले पूरी अच्छे से हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग एग्जाम में जाएंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।